And we'll keep it a mix of Urdu and English, yes? Yes, definitely. ठीक है. जी हम लोग लाइव जा चुके हैं. अस्सलाम वालेकुम. आप तमाम हजरात जो इस वक्त ये सेशन देख रहे हैं, उन तमाम हजरात को हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम और आदाब. आज का सेशन थोड़ा सा डिफरेंट है प्रीवियस सेशन से हमारे, जिसमें ये जो इस वक्त स्टार्टअप जो कि पाकिस्तान का एक बहुत ज़्यादा बड़ा कल्चर, और हर जो एंटरप्रेन्योर है, जो हर एक स्टूडेंट है, वो एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ, ई कॉमर्स की तरफ और कोई भी अपना वेंचर करने की तरफ टिल्टेड है. तो उसके लिए सबसे बड़ा जो एक हर्डल आता है कि उस बिजनेस को सस्टेन कैसे किया जा सके और स्केल कैसे किया जा सके. इस सेगमेंट के लिए मैंने अपने इर्द गिर्द बहुत जगह देखा, तो मुझे ज़ोहैर खालिक साहब से बड़ा और उससे एक्सपीरियंस जो कैंडिडेट था वो नज़र नहीं आया, बिकॉज इतना बड़ा एक्सपीरियंस है ज़ोहैर खालिक साहब का, और इस कॉम का, मोबलिंग का, स्टार्टअप कल्चर का, एंटरप्रेन्योरशिप का. उससे अबव इतने लोगों को इन्होंने मेंटोर किया है जिन इनके अंडर इतने बड़े बड़े स्टार्टअप्स निकले हैं. तो इनसे बेहतर हमें इसके की एस्पेक्ट्स कोई नहीं बता सकता है. तो सर, वेलकम टू दिस सेशन. आपसे सीखने को बहुत कुछ मिलेगा इस सेशन के अंदर. तो एक जो हम इस सेशन को अगर स्टार्ट करें, और एक जो सबसे पहला एक सेगमेंट है कि आज इस वक्त दो तरह के बिजनेसेस किए जा रहे हैं. एक बिल्कुल टेक स्टार्टअप की तरफ लोग चले गए हैं जो इंफो टेक रिलेटेड है, ऐप रिलेटेड हो गए. दूसरे हैं कि जो इसको इंटरमीडिएरी बना के ट्रेडिशनल बिजनेस को मोल्ड डाउन कर रहे हैं. तो इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है और क्या एस्पेक्ट्स हैं जिनमें ये दोनों ही स्टार्टअप काउंट किए जा सकते हैं? जी देखिए, yes, I think there is a little bit of a differentiation which is required here. Startup हम उसको कहते हैं जो, as you rightly said, mostly आजकल जो हो रहे हैं वो टेक्नोलॉजी बेस्ड स्टार्टअप्स हो रहे हैं. उनका असल में कई दफ़ा एक बड़ा अच्छा, मैंने एक्चुअली डेफिनेशन एक जगह पढ़ी, एक बुक है लीन स्टार्टअप्स के बारे में बाय एरिक रीस,
और वो कहते हैं कि a structure designed to create a new product or service under conditions of extreme uncertainty. So I think बहुत अच्छी तरह इसको एक सम अप कर दिया जाता है कि बहुत सारे बिजनेसेस आजकल के ज़माने में हम स्टार्टअप कर रहे हैं, बहुत सारे देखता हूँ मैं, जो कि एक नई टेक्नोलॉजी, एक नए कॉन्सेप्ट के साथ आ रहे हैं। वो उस तरह का बिजनेस मॉडल पहले ट्राई नहीं हुआ, उस तरह का बिजनेस मॉडल कम से कम हमारे मुल्क में कई दफ़ा ट्राई नहीं हुआ होता, और वो उसको एक बिजनेस मॉडल की तरफ लेके जा रहे हैं। दैट्स कॉल्ड अ ट्रू स्टार्टअप इन मेनी वेज। फिर आपने जो बात की कि बहुत सारे जो ट्रेडिशनल बिजनेसेस हैं हमारे, वो भी टेक्नोलॉजी की तरफ जा रहे हैं, और राइटली सो। आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज पाकिस्तान टुडे, अगर आप अभी, हम अर्लियर बात कर रहे थे बिफोर वी वेंट लाइव, कि देखें जो मोबाइल बिजनेसेस का जो अब इम्पैक्ट है इस मुल्क के ऊपर, वो बहुत ज़्यादा है, बहुत फिनोमिनल किस्म का इम्पैक्ट है। 195 मिलियन मोबाइल कनेक्शंस हैं पाकिस्तान में इस वक्त। ऑलमोस्ट 88% ऑफ हाउस होल्ड जो हैं मोबाइल के थ्रू कनेक्टेड हैं, 3G समटाइम्स 4G, और वो 4G की अब और पेशरफ्त हो रही है, उसके अंदर लोग उसे बढ़ा रहे हैं आगे, डिफरेंट टेलकोज जो हैं, एंड सो मोर एंड मोर पीपल विल बी कनेक्टेड थ्रू अ डिजिटल मीन्स। सो बहुत सारे जो ट्रेडिशनल बिजनेसेस हैं उनको भी ये रियलाइजेशन हो रही है कि उनके लिए दिस इज़ अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी कि वो अपने जो अभी इस वक्त बिजनेस मॉडल्स हैं उनको डिजिटाइजेशन की तरफ लेके जाएं, और ख़ास तौर पे क्योंकि बहुत सारे जो हमारी पॉपुलेशन है, ऑलमोस्ट एज यू नो 65% ऑफ आवर पॉपुलेशन इज बिलो द एज ऑफ 30, तो उनके लिए दिस इज अ नेचुरल वे टू डू बिजनेस, टू डू वर्क, टू सीक एंटरटेनमेंट एट्सेट्रा, और थ्रू थ्रू द मोबाइल फोन। सो आई थिंक ये एक बड़ा अपॉर्चुन टाइम है पाकिस्तान की हिस्ट्री में, पाकिस्तान की इवोल्यूशन में, कि ये दोनों किस्म के मॉडल्स जो हैं इनके लिए बड़ा अप्रोप्रिएट टाइम है for them to establish themselves and to grow and develop in that sense. So hopefully I try to give you a broad picture of what's going on. अच्छा, इसके अंदर जो एक टेक रिलेटेड स्टार्टअप एंड जो ट्रेडिशनल बिजनेस का स्टार्टअप है, अब इसमें एक हमने प्लान्स देखे हुए हैं कि मार्केट ड्रिवन प्लान हमेशा सरवाइव करता है या उसी को ही फेवरेट समझा जाता है। मैं ये देख रहा हूँ कि टेक स्टार्टअप 99%, मैं कहूँगा ये शायद 90% कह लेते हैं, जो फ्यूचरिस्टिक हैं, जिनका शायद आज जो पॉइंट ऑफ पर्सपेक्टिव है वो एप्लीकेबल ना हो, बट फ्यूचरिस्टिक अप्रोच के साथ वो लॉन्च किए जा रहे हैं। अब लेकिन उसके अदर हैंड अगर हम ट्रेडिशनल बिजनेस जो इस टेक का सहारा लेकर अब स्टार्ट हो रहे हैं, वो 100% तकरीबन मार्केट ड्रिवन है, यानी वो उनमें रेवेन्यू, उनमें प्रॉफिटेबिलिटी का एस्पेक्ट शामिल है एज कंपेयर टू जो बाकी इस वक्त टेक स्टार्टअप है। तो उसमें आप क्या कहते हैं कि ऑब्वियसली एज एन इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू देखा जाए तो मार्केट ड्रिवन प्लान जो रेवेन्यू करेगा, जो प्रॉफिट करेगा, वो ज़्यादा एक इफेक्टिव होता है इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये किधर जा रही हैं दो चीजें? देखिए, दोनों चीजें काफी प्रॉस्पर कर रही हैं इस वक्त जो मैं देख रहा हूँ। एक चीज में थोड़ा सा इसमें आई पुट इन अ लिटिल बिट ऑफ माय व्यू, वो ये है कि हमारे मुल्क में बहुत सारे जो टेक्नोलॉजी ड्रिवन स्टार्टअप्स भी हैं, दे आर अनलाइक सिलिकॉन वैली की तरह, जहाँ पे बड़ी नई इनोवेशन हो रही है, बड़े बड़े नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं। मोस्ट ऑफ आवर स्टार्टअप टेक्नोलॉजी बिजनेसेस आर रेप्लिकेटिंग एन एग्जिस्टिंग मॉडल फ्रॉम अनदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है जी, तो चाहे वो US या यूरोप में कामयाब हुआ, अफ्रीका में, इंडोनेशिया, मलेशिया, चाइना वगैरह में कामयाब हुआ, हम उसको एक तरह से रेप्लिकेट कर रहे हैं इनटू द पाकिस्तानी एनवायरनमेंट। That's not a bad thing at all, because as I said, we are ready for digitization, and उससे एक इन्वेस्टर को हौसला मिलता है कि ये मॉडल जो है ये पहले कहीं और काम कर चुका हुआ है, so they have less to focus on the technology and the model itself, but more they will focus on the people, the team which is now trying to execute that model. So ये दोनों चीजें I think will go in different ways. Now जो startups जिन्हें अभी मैंने define किया, उनको naturally they will look for more funding from outside sources. So seed funding आएगी, angel investment होगी, ultimately venture capital investment आएगी उनके अंदर इंशाल्लाह। जो ट्रेडिशनल बिजनेसेस जो डिजिटाइजेशन की तरफ जा रहे हैं, टिपिकली दे ऑलरेडी हैव द कैश फ्लोज, उनके पास इतना इन्वेस्टमेंट कैपिटल होता है कि वो अपने थ्रू ही कर रहे हैं। नाउ दैट डजंट मीन
that they will succeed, क्योंकि उसमें कई दफा ऐसे होता है कि they are traditional business people with traditional mindsets, and they are trying to do something which is very technology enabled, digitally enabled, and unless they get in the right teams of people, that may not always succeed. और कई दफा जो बड़े, मैं कल एक साहब से बात कर रहा था, so it's a very very successful existing bank already in place, जो कि बड़े अच्छे प्रॉफिट्स वगैरह भी कर रहे हैं, and they are partnering with a technology startup business to combine the two and offer the right sort of digital services to their clients. Now, to me, I think that is a very, very interesting model, which has more likelihood of succeeding than if those two were trying to do it apart. And I think I sometimes encourage कि जब मुझसे कोई बात करता है कि आप आपस में इस तरह कोई अगर कॉम्बिनेशन या कोई पार्टनरशिप है ऐसा जो कि फ्रूटफुल लगता है, उसको डेफिनेटली एनकरेज करने की जरूरत है. बट ट्रेडिशनल बिजनेस के अंदर प्रोबेबली जो एक सेगमेंट मिसिंग होता है वो होता है फ्यूचरिस्टिक या स्केलेबल अप्रोच. वो कैश फ्लो तो उनका चल रहा होता है, बट वो ये नहीं देखते कि 5 साल बाद कितना बड़ा होगा, 10 साल बाद कितना बड़ा होगा, क्योंकि उनका डे वन से कैश फ्लो इज रनिंग. ऑन दी अदर हैंड स्टार्टअप्स के अंदर रेवेन्यू आने में टाइम लग जाता है. जी हाँ, करेक्ट. अब मैं अगर यहाँ पे एक सवाल करूं कि अगले 5 साल सिंस आपका प्रीवियस एक पूरी एरा आपने स्टार्टअप्स के साथ गुजारा है, तो अगले 5 साल कौन सा ऐसा सेक्टर है या कौन सा ऐसी इंडस्ट्री है स्टार्टअप से रिलेटेड, या आप जॉइंट वेंचर कह सकते हैं दो डिफरेंट इंडस्ट्रीज का, कि वो एक्सेल भी करेंगी और उनका एरा है वो वाला अब आगे वाला? I think there's a lot of good news there, Wajahat. मैं कहूँगा कि almost every sector जो हमारे मुल्क में इस वक्त है, and I will name a few. Fintech, of course, everyone knows. Financial wellness का sector है, which is more than just fintech. यहाँ पे लोगों की जो अभी banking needs हैं, mortgage loan services की needs हैं, वो कई दफा पूरी नहीं हो रही होती. वो financial wellness का एक area है which is beginning to really take off. E-commerce, of course, इसमें एक बहुत huge potential है. We have a large economy which is out there on a cash basis right now. अगर उसको हम digitize करते हैं तो that is a very huge potential. Agri-tech में बहुत potential है. Again, as you know, कि हमारा बहुत बड़ा जो percentage है पाकिस्तान के GDP का, वो agriculture के ऊपर depend करता है. और वो जो value chain है agriculture की, from seeds and finding the right crop, refining the crop, then to take the crop to grow, take it to market to the retailer tak, wholesaler tak, and ultimately customer tak ek jo value chains hain, they are sitting there, they're gold, literally waiting to be harvested. इसी तरह एड टेक बहुत ज़्यादा एक एरिया ऑफ अपॉर्चुनिटी है हमारे लिए. आई हैव सीन दिस हैपन इन Africa, very large extent, Latin America में, and I think we are ready for that also right now. Again, जैसे मैंने पहले कहा कि हमारे हर villager तक के पास अब एक access है to mobile services. इसके अलावा health tech, again, बहुत बड़ा opportunity है वहाँ के. उसके अंदर हम बहुत सारे जो अभी businesses आ रहे हैं वो उस साइड पे जा रहे हैं ताकि they can offer medical services through the digital means to people in far-flung areas of the country as well. And e-logistics का business है हमारे यहाँ, huge business है, जहाँ पे अब उसमें भी बहुत सारे startups में देख रहा हूँ कि they're coming into it and realizing कि इसमें कितना potential है यहाँ पे. So my message out there is कि guys, जो भी आप करते हैं उसमें huge potential है, उसको सिर्फ आपने size up correctly karna hai. You have to assess the market correctly. You have to have the right technology to address the issues, and then you must have the right team. And उसके बारे में हम और बात करेंगे अभी इंशाल्लाह. अच्छा, अब इसमें मैं अगर एक एडिशनल क्वेश्चन करूं, सिंस आई बिलोंग टू एन ई-कॉमर्स फील्ड, उसमें इस वक्त करंट सिचुएशन अगर हम इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी बात करें तो डॉलर का इम्पैक्ट
ई कॉमर्स को, बिकॉज वो ई कॉमर्स इज जस्ट लाइक अ ट्रेडिशनल बिजनेस जिसमें कैश फ्लो फॉरन आ जाता है। आपका अगर कोई प्रोडक्ट आप बेच रहे हैं तो वो प्रोडक्ट का फॉरन इनटेक या कैश फ्लो या रेवेन्यू स्टार्ट हो जाता है। प्रॉफिट होता है नहीं होता, बट रेवेन्यू स्टार्ट हो जाता है। तो अब वो जो मार्केटिंग का एस्पेक्ट है बेसिकली हमारा, मैं इस पर काफी रिसर्च करता हूँ कि हम जो हमारी सेलिंग प्राइस होती है वो चाहे जो भी हो बट है पाकिस्तानी रुपीस के अंदर, Yeah. बट उसको बेचने के लिए हम जो भी कर रहे हैं वो सब डॉलर की प्राइस के अंदर हो रहा है, चाहे वो मार्केटिंग हो रही है चाहे वो कोई भी सेगमेंट हो रहा है। तो ये वैल्यू जिस तरह दिन ब दिन हमारे मार्केटियर्स भी इंक्रीज हो रहे हैं, ई कॉमर्स स्टोर्स डेली बेसिस पर लॉन्च हो रहे हैं, छोटा स्केल बड़ा स्केल, जिसमें वो बिडिंग स्ट्रक्चर, आप जानते हैं कि ये सारा मार्केटिंग का बिडिंग का स्ट्रक्चर होता है पूरे का पूरा। तो उसमें प्राइसिंग इंक्रीज होती चली जा रही है डे बाय डे, जिसकी वजह से जो कॉस्ट टू गुड्स है या सेलिंग प्राइस है या प्रॉफिटेबिलिटी का मार्जिन है वो कम से कम एंड इवन समटाइम्स तो बिल्कुल ही खत्म हो जाता है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू को अगर हम फ्यूचरिस्टिक देखें तो आप इसको कैसे देख रहे हैं कि ये ट्रीटमेंट या ये सेगमेंट हम प्रॉफिटेबल कैसे बना सकते हैं? चलेगा तो सही है इस तरीके से, इन्वेस्टमेंट्स भी होंगी इसमें, रेवेन्यू राइट नाउ जैसे एक बेसिक वीसीस का जो सेगमेंट है उसमें क्या होता है कि वो रेवेन्यू के बेसिस पर 2x 3x करके उसकी वैल्यूएशन लगाकर उसको कहते हैं जी 12 करोड़ का रेवेन्यू है तो आप इसको 24 करोड़ कर दें ताकि हमारा वैल्यूएशन डबल हो जाए, एंड सो ऑन वो ए राउंड बी राउंड सी राउंड। तो इसको किस तरीके से हम प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ लेकर जा सकते हैं? व्हाट आर द जी। सेगमेंट्स? सो देखें, एक तो ये जो रुपी डॉलर का इस वक्त खास तौर पे एक बहुत ज्यादा क्राइसिस आया हुआ है। I think this is a temporary crisis. It is something that inshallah we will get over soon. Um, some of it has been created by certain environmental aspects right now. हमारे साथ जो अफगानिस्तान का एक फिनोमेना है उसके अंदर इसमें कुछ इश्यूज हैं। फिर I think there is a panic mode at the moment where people are actually going out and hoarding dollars to my don't hold me to it, but I think that is also happening. So बहुत सारी चीजें हो रही हैं, but I think this will level out. एक चीज हमेशा याद रखें when you are building a business in Pakistan. मैं आज से कोई I'm talking about 1984 जब मैंने पहला अपना जॉब शुरू की थी. And I asked as a finance manager at the time in a very large corporation. My experience was when talking to bankers कि जी 8 से 10% पर एनम रुपी डॉलर डिप्रिसिएशन वो उस वक्त ले रहे थे। many years later जब हम और मोबाइल ऑपरेशंस वगैरह चला रहे थे यहाँ पे, तो अगेन 8 to 10% था। मैंने अभी पिछले साल एक 30-year ग्राफ देखा, अप टू मई 2022 की मैं बात कर रहा हूँ, एंड अगेन that 10% annual depreciation of the rupee against the dollar was almost given. ठीक है जी। So ये जो अभी हो रहा है ये थोड़ा सा anomaly हो रही है, as I said to you, it's a temporary situation. But ये जो आपके रुपी डॉलर 8 to 10%, maybe even sometimes 12%, क्योंकि ये average है, ये होगा, and your business model needs to take care of it and plan it accordingly कि यार ये तो होना है। ठीक है जी। उसके बाद आप जो भी बिजनेस करेंगे उसके हिसाब से इंशाल्लाह वो आगे चलेगा। ये अज्यूम करना कि जी वो 100 रुपए के ऊपर एक जमाने में एक मिथ क्रिएट की गई थी कि जी 100 रुपए पे बस रुपी डॉलर है, आई थिंक दैट इज अनरियलिस्टिक, इट इज अनफाउंडेड। until we get to a stage as a country जहाँ पे हमारे डॉलर जो remittances हैं you know are on a different level, हमारी जो एक्सपोर्ट है सॉफ्टवेयर की एंड और बाकी चीज़ों की वो एक बहुत डिफरेंट लेवल पे चली जाएगी। दिस फिनोमेना विल ऑलवेज बी देयर एंड आई वुड अर्ज एवरीबॉडी टू प्लान अकॉर्डिंगली जो भी आप बिजनेस प्लान बनाते हैं। अब इसी प्लानिंग के अंदर हम आज के टॉपिक की तरफ आते हैं कि पहला सवाल कि हम सस्टेन या सरवाइव किस तरीके से, कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं किसी भी बिजनेस के अंदर, वो चाहे ट्रेडिशनल है वो स्टार्टअप है, सर्वाइवल एक किसी भी एंटरप्रेन्योर का एक की एलिमेंट होता है कि वो उसने सर्वाइव करना है, सस्टेन करना है अपने। तो वो उसके की एलिमेंट्स क्या हैं जो एक एंटरप्रेन्योर को मद्देनजर रखते हुए अपने बिजनेस के अंदर इम्प्लीमेंट करने चाहिए? So there's those two separate questions and I'll try and answer them in two different ways. Survival is a different phenomena. ठीक है जी, वो स्टार्टअप के लिए काफी एक
मरहला होता है, उसके अंदर से उन्होंने अपने आप को निकालना होता है. एंड लेट मी टेल यू कि व्हाई डू बिजनेसेस फेल. जो टॉप मेरे ख्याल 5 या 6 चीजें हैं which I believe are very responsible for businesses failing, startup businesses. ठीक है जी. First of all, money runs out. You know, it's a very common phenomena. आपने शुरू में bootstrapping की, फिर आपने कोई सीड फंडिंग दी अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली से, अल्टीमेटली कहीं एंजल इन्वेस्टमेंट हो गई एटसेट्रा. अगर वो सही तौर पे मैनेज नहीं किया गया और उसकी फोरकास्ट आपने सही नहीं बनाई from day one and then keep revising the forecast because things will keep changing. तो वो money management जो है ना, वो सबसे key issue होता है why people fail. Sometimes being in the wrong market. आपने एक product ले लिया, you are very in love with your own product or service and fail to assess the overall market situation where your product will thrive. उसी के साथ हो जाती है lack of research कि आपने उस प्रोडक्ट को या सर्विस को कहाँ तक लेके जाना है, उसके लिए और कंपटीशन एनालिसिस क्या है और मार्केट फोर्सेस क्या कर रही हैं, वो चीजें समटाइम्स पीपल फेल टू असेस ऑल ऑफ दैट. अक्सर बिकॉज ऑफ वही फ्रेंड्स एंड फैमिली प्रेशर, कोई एक इन्वेस्टर का प्रेशर, यू एंटर व्हाट आर कॉल्ड बैड पार्टनरशिप्स इन माय ओपिनियन. सो पार्टनरशिप्स ऐसे हैं कि वो बाद में जाके टॉक्सिक हो जाते हैं और उसकी वजह से थिंग्स फॉल अपार्ट एंड देयरफॉर आपका बिजनेस फॉल अपार्ट करना शुरू कर देता है. वंस पीपल स्टार्ट ग्रोइंग अ लिटिल बिट, वो मार्केटिंग की तरफ भी इतना नहीं देखते. वो कहते ठीक है बिजनेस चल रहा है, या ठीक है थोड़े मार्केटिंग में सेव कर लेते हैं हम, या मार्केटिंग सही टारगेट मार्केट को नहीं कर रहे. That is another issue. And then also sometimes people start a business, startup, के ये बड़ा पॉपुलर लग रहा है, let's say मेडिटेक का बिजनेस है या फिनटेक का है, but if you are not yourself an expert in that field, in that industry, या आपकी टीम में ऐसे की लोग नहीं है, तो अल्टीमेटली आप फेल करेंगे बिकॉज आपको वो नॉलेज और डेप्थ नहीं है टीम में आपके अंदर खुद कि वो उसको आप आगे लेके चलें. तो दीज आर व्हाट आई वुड कॉल बिजनेसेस के जो रीजंस है फॉर देयर फेलियर्स. अब इसकी तरफ आ जाते हैं कि सस्टेन कैसे किया जाए बिजनेस. नाउ नॉर्मली आप सस्टेन करते हैं बिजनेस को वंस इट्स ऑलरेडी, let's say product is in the market, there is a good service quality, आपके revenues आने शुरू हो गए हैं and you are beginning to scale up. अक्सर उस वक्त the question I ask people, बहुत दफ़ा ये होता है, मैंने पहले भी ये कहा हुआ है कि everybody has a plan B, कि जी प्लान ए अगर सक्सीड ना किया तो फिर हम प्लान बी पे चले जाएंगे. एंड दैट्स नॉर्मली कि a step down, कि आप कहते हैं कि जी ये पूरी तरह नहीं हो सका तो हम थोड़ा स्लो डाउन कर लेते हैं, थोड़ी चीजें चेंज कर लेते हैं. आई ऑफन आस्क पीपल कि डू यू हैव अ प्लान ए प्लस, बिकॉज अक्सर होता ये है कि यू आर बिगिनिंग टू ग्रो, यू बिगिनिंग टू फ्लरिश, आपके रेवेन्यूज आने शुरू हो गए और यू हैवंट प्लान दैट, क्योंकि आपका ख्याल था कि बस यार मैं छोटा सा एवरेज से बिजनेस चल पड़ेगा या फेल हो जाएगा. सो नो वन हैज थॉट बियॉन्ड to how it will actually begin to grow and how you will sustain that growth, जो असल बात है. ठीक है, उसके लिए पहली चीज जो मेरे हिसाब से है that is top talent. अक्सर होता ही है कि फाउंडर्स जो हैं they are afraid sometimes, let me be very blunt, they are afraid to bring in bright good people who are probably better than them. और ये एक बड़ा फैक्टर होता है इन फेलियर और नॉट बीइंग एबल टू सस्टेन, बिकॉज अगर आप अपने गिर्द कांस्टेंट नया टैलेंट और टीम नहीं लेके आ रहे एज यू ग्रो अ बिजनेस, दैट बिजनेस विल नॉट ग्रो, इट विल नेवर ग्रो द सेम वे. ये बहुत बड़ा एक फैक्टर है जिसके बारे में बहुत ज्यादा सोच विचार की जरूरत है. एंड वंस यू हैव दैट टॉप टैलेंट, हाउ डू यू कीप देम. अक्सर फाउंडर्स का ये होता है कि यार वो मैंने ज्यादा कोई ऑप्शंस वगैरह नहीं देनी, ये तो मेरे शेयर्स हैं सारे, ये तो मैंने अपने पास रखना है. बट इफ यू रियली नीड टू ग्रो अ बिजनेस, आप 10 साल 15-20 साल की विजन अगर लेके चलें, तो यू नीड द टॉप टैलेंट, यू नीड टू रिटेन इट थ्रू द राइट इंसेंटिव्स लाइक स्टॉक ऑप्शंस, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शंस की हम अब पाकिस्तान में बाकायदा लॉज वगैरह इन प्लेस हैं, सो इट कैन रियली बी डन. सो आई थिंक ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है. उसकी बात होता ही है कि एज यू ग्रो एंड द बिजनेस स्टार्ट्स फ्लरिशिंग, तो अक्सर जो होती हैं जो आपकी प्रोसेस एंड ऑपरेशनल एफिशिएंसीज हैं, उनको ग्रो करने के लिए भी प्लान नहीं होता.
क्योंकि अक्सर वो एक लेवल पे तो चल रहा है, जैसे कि जी 1 लाख कस्टमर के लिए चल रहा है, लेकिन वो 10 लाख के लिए, 20 लाख और 25 लाख कस्टमर के लिए वो ऑपरेशनल एफिशिएंसीज हैव नॉट बीन थॉट थ्रू। उसके लिए बड़ा जरूरी है कि पहले से वो प्लान इन प्लेस हो, आपकी ऑपरेशनल एफिशिएंसीज इस काबिल हों, आपके प्रोसेसेस इस काबिल हैं कि वो स्केल अप के अंदर सस्टेन कर सकें अपने आप को। उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, हम अपनी प्री लाइव जो बात कर रहे थे वजाहत के, आपके कस्टमर सेगमेंटेशन बहुत जरूरी है। यू मस्ट रियली नो योर कस्टमर, क्योंकि अक्सर लोग अब ये करते हैं कि बस एक कस्टमर है बाहर, वी डोंट केयर हू ही इज, उसको हम डिजिटली समहाउ सर्व करते रहेंगे एंड एवरीथिंग विल बी फाइन। प्रॉब्लम ये होता है कि देयर इज ऑलवेज कंपटीशन, एंड इफ देयर इज कंपटीशन, पीपल लाइक एवरी कस्टमर, चाहे वो कितना छोटा कितना बड़ा है, दे लाइक टू बी अप्रिशिएटेड, बिकॉज वो आपको अपनी हार्ड अर्न पैसों में से कोई एक हिस्सा दे रहे हैं आपके बिजनेस को, टू हेल्प यू ग्रो एंड डेवलप। वो कस्टमर रिलेशनशिप जो है और उसकी आइडेंटिफिकेशन जो है, आई थिंक दैट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एरिया। अक्सर पीपल डोंट टॉक अबाउट कस्टमर सर्विसेज, दे डोंट इवन नो, कहते हैं बस ठीक है यार पैसे आ रहे हैं, दैट्स गुड, एंड दैट इज अ वेरी फेटल मिस्टेक। उसकी वजह से कई बिजनेसेस अपने आप को सस्टेन नहीं कर सकेंगे। एक और बड़ा इशू आ जाता है, एंड आई कंबाइन ग्रेट लीडरशिप एंड साउंड डिसीजन मेकिंग, ये दो फैक्टर्स हैं which in my opinion are intertwined, and उसमें leadership कई दफा देखें, just because something says on your card कि you are the chief executive, the principal founder वगैरह वगैरह, it is not enough to define who you are। जो leadership की qualities हैं उसके लिए आपको कई दफा बहुत मेहनत करनी पड़ती है, और उस मेहनत में अक्सर आई एनकरेज रीडिंग बुक्स। ये जरा पीछे देखिए कि बुक्स की, दिस इज जस्ट वन पोर्शन, ओके, बट व्हाट आई एम सेइंग इज आजकल की दुनिया में तो यू कैन गो ऑनलाइन एंड रीड दिस बुक्स, राइट। वो बहुत जरूरी है आपके लिए कि यू लर्न हाउ टू एक्सरसाइज लीडरशिप। एक बहुत बड़ी क्वालिटी है लीडरशिप में, which is you be able to see in front, not only in front but also around the corner, ताकि आप ना सिर्फ जो आते हुई चीजें हैं उनको देख रहे हैं, बट जो अभी आई नहीं है, जो अराउंड द कॉर्नर हो सकती हैं, जो अभी विजिबल नहीं है, उनको एनविजेज करना, उनको एंटिसिपेट करना और उनके लिए प्लानिंग करना इज पार्ट ऑफ लीडरशिप। ऑल दैट देन लीड्स टू साउंड डिसीजन मेकिंग, क्योंकि अगर आपके पास ये क्वालिटीज नहीं है, आपने ये एंटिसिपेशन नहीं की, तो आपको जब डिसीजन लेनी पड़ेंगी तो अक्सर वो आप पैनिक में लेंगे, विदाउट फुल नॉलेज एंड फुल डेटा एट योर बिहेस्ट। सो ये दो चीजें जो हैं ये बहुत जरूरी हैं, इनको कल्टिवेट करना पड़ता है। एज यू ग्रो द बिजनेस, एज यू ग्रो योर टीम, you have to grow yourself also. You have to grow by reading, by watching other people, by making role models around you, people who are of that caliber, जिनसे आप कुछ सीख सकते हैं, उनसे mentoring अपने आप को gain करें। And believe me, बहुत सारे लोग हैं जो अपना time and resource जो है वो देने को तैयार होते हैं, just because you can talk to them इज्जत से, in a friendly way, they are willing to help you। सो इससे कभी शर्माए नहीं, इसको बहुत ज्यादा कल्टीवेट करें, बिकॉज अल्टीमेटली हर जो कंपनी बनी है वो ग्रेट लीडरशिप पे बनती है और ग्रेट टीम टैलेंट पर बनती है। टेक्नोलॉजी कभी भी नहीं रहती, टेक्नोलॉजी सबकी एक जैसी हो जाती है इनमें। इट इज अबाउट द पीपल, एंड दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और एक और फाइनल मैं इसमें वर्ड कहूंगा, जो कि हमारे ट्रेडिशनल बिजनेसेस में भी एक कल्चर रहा है और हमारे स्टार्टअप्स में भी मैं देख रहा हूँ कि वो है, which is don't be afraid to grow। हमारे यहाँ होता है कि ओह गॉड अब इतना हो गया, बस अब काफी है, दिस इज गुड इनफ। अक्सर पीपल थिंक अबाउट कि यार अच्छा ठीक है, मेरी अब बिल्स पे हो गए, मेरा अब जो था कि मैंने एक घर खरीदना है वो हो गया, एक गाड़ी खरीदनी है वो भी हो गई, नाउ आई एम ओके, बिजनेस इज फाइन। बट जो रियल बिजनेसेस बनते हैं, जो मैजिकल बनते हैं, जो कि फिर दुनिया में मशहूर होते हैं, वो होते हैं व्हेन यू एज अ टीम, एज अ लीडर एंड योर टीम आर नॉट अफ्रेड टू ग्रो। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, उसको एक याद रखिएगा। तो ये मेरे कुछ 6 पॉइंट्स हैं, मेरा ख्याल है, जो सस्टेनेबिलिटी की तरफ जाते हैं। अच्छा, अब इन्हीं पॉइंट्स को अगर हम आगे मूव फॉरवर्ड करें फॉर द स्केलेबिलिटी, जी, तो वो स्केलेबिलिटी के पॉइंट्स क्या हैं कि जो हमें नोट करने चाहिए, और वो
ऑब्वियसली पहले सस्टेन करेंगे, ये पॉइंट्स अचीव कर पाएंगे, तभी हम स्केलेबिलिटी की तरफ जा पाएंगे। जी और स्केलेबल बिजनेस होता क्या है? मतलब ऑब्वियसली सारे बिजनेसेस स्केलेबल होते हैं। जी एक्सक्यूज मी सॉरी आई एम जस्ट रिकवरिंग फ्रॉम फ्लू सो देखिए, जो मैंने अभी बातें कुछ की अबाउट द सस्टेनेबिलिटी पार्ट, वही स्केलेबिलिटी में भी अप्लाई होती हैं बहुत ज्यादा। स्केलेबल बिजनेस एज यू सेड वही होता है जिसके लिए पोटेंशियल कस्टमर्स बहुत ज्यादा हैं, वो टेक्नोलॉजी इतनी स्केलेबल है कि वो इन सारे कस्टमर्स को एड्रेस कर सके। चाहे वो फिनटेक में है, चाहे वो एडटेक में है, एग्रीटेक में है, जो भी बिजनेस आप चूज करते हैं, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। उसमें अगेन आई थिंक द स्केलेबिलिटी में सबसे पहली चीज आ जाती है, ऑब्वियसली योर ओन टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म नीड्स टू हैव द बैंडविड्थ एंड द स्केलेबल पोटेंशियल कि उसको आगे लेके चलें आप। उसके बाद कोई बिजनेस, आई रिपीट अगेन, कोई बिजनेस ऐसा नहीं है दुनिया में जो कि बन गया हो बिकॉज विदाउट द पीपल। सो आपकी स्केलेबिलिटी के लिए आपको कांस्टेंट अट्रैक्ट करने हैं लोग, talented pool of people who you can retain and who you can train further and grow. Scalability में क्योंकि इट्स अज्यूम कि आपके पास अब रेवेन्यूज आ रहे हैं, आपके पास इतने प्रॉफिट्स हैं कि आप उन टॉप टैलेंट को सिर्फ अट्रैक्ट नहीं कर रहे, उनको ट्रेनिंग भी दे रहे हैं। आप उनको रेगुलर साल में एक दो दफ़ा की ट्रेनिंग हाई क्वालिटी उनके अपने अपने फील्ड्स में बहुत ज़रूरी है। मैनेजमेंट स्किल्स की ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है। वो आप उन लोगों के ऊपर फोकस करेंगे और उस तरह उनको आगे लेके जाएंगे। सो ये एक बड़ा एरिया ऑफ इंटरेस्ट है जिसके अंदर आई थिंक आपको बहुत सारा एफर्ट देना पड़ता है। उसके बाद आप ये देखते हैं कि ये अगर आपकी अपनी मार्केट जो है वो सैचुरेट हो रही है, is there another market that you can aim at, let's say in an adjoining country, in a neighboring country, or even a country of similar demographics कहीं और, जहाँ पे आपका वो प्रोडक्ट या सर्विस जो है उसकी एक्सेप्टेबिलिटी उस तरीके की है। एंड अगेन I hate to say this, हमारे neighboring countries से इस तरह की बहुत ज़्यादा companies निकली हैं over the last 20-30 years, क्योंकि they have had the one factor, they have not been afraid to grow, and secondly they have been out there to say कि हमारा talent वहाँ भी जा सकता है। So ये एक factor है कि आप अपनी market से अगर grow कर चुके हैं, do not be afraid to grow into a new market. That's also a very helpful I think way of scalability as well. अच्छा सर, समटाइम ऐसा भी होता है कि आप प्रोडक्ट या कुछ सर्विस ऐसी दे रहे हैं कि जिसकी जो अप्रोच है या उसकी जो एक्चुअल मार्केट होती है वो शायद आपकी किसी और कंट्री के अंदर हो, और वो अगर आप ग्रोथ देखें तो आप वहाँ उसको लॉन्च करें या वहाँ उसको मार्केट करें तो वो ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करती है एज कम्पेयर टू अगर आप पाकिस्तान के अंदर वो चीज़ करें। तो क्या ये राइट अप्रोच होती है इस चीज के लिए, कि बजाय इसके कि हम पाकिस्तान के लिए वो स्टार्टअप अगर बनाया है तो हम उसी पर फोकस करते रहें, या हम फिर मूव कर जाएं पहले उस सेगमेंट पे जहां वो इजीली ग्रो हो रहा है? देखिए, इजीली ग्रो हो सकता है एक और मार्केट में। द फंडामेंटल इशू हियर इज कि अगर आप पाकिस्तान में ज़्यादातर आपने अपना टाइम गुजारा है, अपना करियर गुजारा है, तो यू आर फेमिलियर विद द लोकल सर्कमस्टांसिस। लोकल मसले क्या हैं, रेगुलेटरी इश्यूज क्या हैं, जो एडमिनिस्ट्रेटिव इशूज आते हैं रास्ते में वो किस तरह हैंडल करेंगे, आपकी जो लीगल कोर्ट वगैरह के जो प्रोसेसेस हैं वो कैसे हैं। अगर आप एक और कंट्री में चले जाते हैं, आई थिंक इट्स फंडामेंटल फर्स्ट टू अंडरस्टैंड कि वो सारी चीज़ें कैसे ऑपरेट करती हैं। बिकॉज आपको बिजनेस देखें एक ग्रो हो सकता है, लेकिन वो बटन दबाने से नहीं होता। उसमें नहीं। रेगुलेटरी इश्यूज आएंगे, लीगल इश्यूज आएंगे, टेक्निकल और एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज आएंगे, लोकल जो आपका उस एरिया का कोई म्यूनसिपैलिटी होगी उससे कोई इश्यूज आ जाएंगे वगैरह वगैरह। सो आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि वो सारे इश्यूज जो हैं उनकी फेमिलियरिटी आपको हो। एंड प्रोबेबली द बेस्ट वे इन दैट एस्पेक्ट इज कि आप एक लोकल वेरी इन्फॉर्म्ड एंड एजुकेटेड पार्टनर अपने साथ रखें ताकि वो आपकी वहाँ पे हेल्प कर सकें। बिकॉज अगेन देखें हमारे मुल्क में क्या होता है, हम जी फलाने को कॉल कर लो, उससे बात कर लो, थोड़ा चीज़ बेहतर हो जाएगी।
वो मेरे कज़न के दोस्त हैं, उनसे बात कर लें. This happens in every country, okay? Whether let's say you're talking Bangladesh or Saudi Arabia or the UAE वगैरह, तो ये चीज़ें वहाँ पे भी उसी तरह applicable होती हैं. So I think you must find that factor first before you enter that market, because फिर आपकी growth है वो सही होगी इंशाल्लाह. अच्छा, तो हमने अभी तक सस्टेनेबिलिटी एंड स्केलेबिलिटी के बारे में बात कर ली, और हमारा सेशन भी आज का यही था कि क्या की एस्पेक्ट्स होते हैं किसी भी बिजनेस को या स्टार्टअप को सस्टेन करने के लिए और स्केल करने के लिए. वो एक, अब 2-3 सवाल ऐसे हैं कि जो हम इसको एंडिंग की तरफ लेकर जाएंगे सेशन को. उसमें एक सवाल ये है कि कौन से ऐसे स्टार्टअप्स हैं या क्या ऐसे फैक्टर्स हैं जिनको मद्देनजर रखते हुए आप किसी स्टार्टअप को या किसी बिजनेस को ये एडवाइस करेंगे कि आप ये बिजनेस बंद कर दें या ये इसके ऑपरेशंस क्लोज कर दें, आप इसमें अपना टाइम जाया कर रहे हैं, कुछ और करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा आपकी एक्सपर्टीज के लिए, या तो वो ऐसे क्या एलिमेंट्स हैं, की एलिमेंट्स? आई थिंक उसमें देखिए, फर्स्ट चीज़ ये है कि जो फाउंडर्स हैं या फाउंडर हैं, उनकी अपनी इन्वॉल्वमेंट और अपनी डेडिकेशन कितनी है. बहुत दफ़ा मैंने देखा है कि जी बड़ा अच्छा चल रहा है बिजनेस, लॉन्च हो गया है, अब फाउंडर का ख्याल ये है कि अब मैं थोड़ी जाके पार्टी भी कर लूँ, थोड़ा इधर उधर भी फिर लूँ, बाकी सारी चीज़ें जो मेरे शौक हैं वो भी पूरे कर लूँ. अक्सर दैट इज़ अ रेसिपी फॉर डिजास्टर, बिकॉज आपका बिजनेस जो है वो आपके ऊपर और आपकी जो गिर्द टीम है, जो फाउंडिंग टीम है, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है. तो अगर वो मैं देखता हूँ लैक ऑफ इंटरेस्ट या लैक ऑफ डेडिकेशन, कमिटमेंट अगर मैं देखता हूँ, तो आई थिंक कि ये बिजनेस नहीं चलेगा आगे. सेकेंडली, अगर वो बिजनेस ऐसा है जिसमें कंपटीशन बहुत कट थ्रोट है और बहुत ज़्यादा है, तो अक्सर अगेन यू हैव टू लुक एट द टीम कि ये टीम सरवाइव कर सकेगी उस ऑनस्लॉट को या नहीं कर सकेगी. और अगर वो वीक है टीम, अगेन आई वुड से बिजनेस बंद कर दें. आई वुड नेवर एडवाइज बिजनेस बंद कर दें कि जी अभी पैसे नहीं है, क्योंकि पैसे आ जाएंगे आपके पास इंशाल्लाह. वो एक आनी जानी चीज़ है. देयर इज ऑलवेज द राइट टाइम कि वो आ जाएगा और आप आगे बढ़ सकेंगे. So I would focus on the team, the founding team, and the rest of the team around. कि उनकी कमिटमेंट, उनका फोकस, उनकी डेडिकेशन है या नहीं है. That is the first thing I would always look for. और इस पॉइंट के बाद एक सवाल ये कि सिंस आप टीम अप के फाउंडर हैं, आपके पास बेतहाशा फंडिंग के लिए पिचेस आती हैं, पिच डेक्स आते हैं, तो वो क्या ऐसे एलिमेंट हैं जिनकी बेसिस पर मैं अगर पर्सनल आप ये कहूँ कि ज़ुहैर खालिक साहब जो हैं वो क्या ऐसी बेसिस हैं जिसकी बेसिस पर वो फंडिंग रिलीज करते हैं, और वो कौन सी ऐसी बेसिस है जिसकी बेसिस पर वो फंडिंग रिलीज नहीं करते हैं, वो पॉइंट्स ऐसे क्या हैं? So again, first thing मैं वही आ जाऊंगा वापस कि टीम, फाउंडिंग टीम कौन है, और उनकी प्रीवियस एक्सपीरियंस क्या है. एक तो हम सबसे पहले टीम देखते हैं, उनके बैकग्राउंड चेक करते हैं कि वो कहाँ से हैं, क्या कर रहे हैं, पिछले करियर में क्या किया उन्होंने. देखें, अगर वो सीधे आउट ऑफ कॉलेज हैं एंड दे हैव नेवर डन दिस बिफोर, तो चांसेस ऑफ देम सक्सीडिंग आर लेस देन इफ दे हैव द एक्सपीरियंस एंड द नॉलेज. उस फील्ड में, उस सेक्टर में जहाँ पे वो स्टार्टअप लॉन्च कर रहे हैं, उसका आया एक्सपीरियंस है, कितना सालों का है, कितनी टीम मेंबर्स का है, ये चीज़ हम नेक्स्ट देखते हैं कि ये उनका इस काबिल है या नहीं है. थर्ड थिंग फिर हम देखेंगे कि अगेन पार्ट टाइम कर रहे हैं या फुल टाइम कर रहे हैं. बहुत सारे लोग करते हैं यार मैं दिन में तो नौकरी करूंगा, शाम को घर आके तो फिर मैं अपना स्टार्टअप कर लूंगा. दैट इज जस्ट अ पार्ट टाइम जॉब, एंड अ स्टार्टअप इज नॉट ए पार्ट टाइम कमिटमेंट. इट इज ए more than full-time commitment which has to be there for the next, let's say, 5 to 7 years जहां आप जा रहे हैं. So it's very important कि हम उस चीज को जरूर समझें कि आया ये लोग कमिटेड हैं या नहीं है. उसके बाद ऑब्वियसली यू विल लुक एट द प्रोडक्ट एंड सर्विस. अगर बहुत क्राउडेड मार्केट प्लेस है तो आई वुड से कि देखें मे बी इट्स नॉट द राइट वन टू गो फॉर. अगर वो मार्केट प्लेस के अंदर एक नीश ढूंढ ली उन्होंने जिसके अंदर अभी और कोई प्ले नहीं कर रहा, दैट्स अ गुड थिंग. बिकॉज कई दफा ये होता है कि आप उस नीश को ग्रो करते हैं एंड अल्टीमेटली समवन एल्स हु इज डूइंग अ डिफरेंट नीश
could either be your partner or could be the person जिसके थ्रू आप एग्जिट करते हैं तो वो भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग सिनारियो हो जाता है। उसके बाद आप ये देखते हैं कि ये बिजनेस जो है ये अभी तक इसमें फंडिंग कैसे आई है। अक्सर अनफॉर्चुनेट बात यह है कि हमारे पास ऐसे लोग आते हैं जिन्होंने बेचारे अपनी तरफ से एंजल इन्वेस्टर्स के पास गए और वो एंजल्स नहीं थे, वो जरा ज्यादा डिफरेंट टाइप के लोग थे और उन्होंने उनको काफी बंदिश में डाल दिया, या तो फॉर एग्जांपल फोर्स करके उनके 20-30% शेयर होल्डिंग ले ली ऑलरेडी फॉर अ स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी। उसको फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है उस कंपनी को उनके ग्रास से, उनके चुंगल से हटाने और उसको आगे ग्रो करने के लिए। सो आप एज अ फाउंडिंग टीम जब आप फंडिंग की तरफ जाते हैं तो बी वेरी केयरफुल कि शुरू में sometimes it looks very easy and very tempting कि लो जी इतने उन्होंने इतने करोड़ दे दिया आपको, but they also grab a large portion of your equity। वो बड़ा एक मसला पड़ जाएगा for venture capital investors। So be careful how you structure that। कई ऐसे हुए हैं वो फिर अपने चाहे वो परसेंटेज ज्यादा ना भी लें लेकिन वो बहुत सारे क्लॉजेस डाल देते हैं कि नहीं मुझसे पूछ के ये करेंगे, मुझसे पूछ के ऐसा करेंगे, एटसेट्रा एटसेट्रा, एंड दैट बिकम्स अ वेरी बिग problem in moving the funding to the right stage। So ये कुछ चीजें हैं which you should be very very careful of। If unsure, do seek advice from people। अक्सर founders को मैंने देखा है कि वो जरा ऐसे करके हो जाते हैं जब फंडिंग की बारी आती है, वो कहते हैं नहीं किसी को ना बताओ, किसी से ना पूछो, बस ले लो चेक। I'm very wise about it, इसलिए मैं चेक लेने लगा हूँ। It's very big mistake। Seek the right advice from good people। Reach out to friends, reach out to business contacts वगैरह and get the right advice before you sign that agreement। I think it's very important। और अगर कोई स्टार्टअप इस तरह का है कि जो कंप्लीटली बूटस्ट्रैपिंग के थ्रू और उसी इन्वेस्टमेंट को रेवेन्यू की शक्ल में उसी को घुमाते हुए री इन्वेस्ट करते हुए स्केल हो गया है, उस केसेस के अंदर वो अगर आता है और वो रेवेन्यू भी कर रहा है, वो चाहे उसका प्रॉफिट मार्जिन कम है या सस्टेन कर रहा है, तो क्या उस सिचुएशन के अंदर एज एन इन्वेस्टर कितना पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है जिसमें पार्टनर भी कोई नहीं है, सिंगल बेस्ड हो, या जिसमें अभी टेक्निकली आजकल के सिनेरियोज में बता रहा हूँ जिसमें ई कॉमर्स के बहुत सारे ब्रांड्स क्रिएट हो रहे हैं, छोटे छोटे बड़े बड़े, तो उसमें वो क्या ये पॉजिटिव अप्रोच है जिसमें उनकी 3-4 लोगों की टीम है, इमीडिएट दोस्त हो सकते हैं, तो वो इज इट अ गुड अप्रोच, और किस टाइम पर अगर हो तो किस टाइम पर पिच करना चाहिए? देखें सिंगल फाउंडर से तो मैं जरा दूर रहता हूँ because then the key man risk becomes very huge कि अगर वो फाउंडर बीमार हो गया, खुदा ना खास्ता doesn't survive whatever, तो फिर वो बिजनेस क्या, ठीक है जी, तो इन्वेस्ट करना जरा हाई रिस्क कैपेबिलिटी है। सो इसलिए इट्स ऑलवेज गुड टू लुक एट 3-4 से ज्यादा फाउंडिंग टीम मेंबर्स हैं who have the background, who have the knowledge base and complement each other। So जरूरी नहीं है कि सारे एक ही सेक्टर में स्पेशलिस्ट हों। बहुत दफा इट्स एक्चुअली पॉजिटिव कि जी एक शख्स जो है वो अगर ई कॉमर्स में है तो उनके जो एक और पार्टनर हैं वो टेकी हैं, एक और पार्टनर जो है फाउंडिंग टीम मेंबर वो लेट्स से फाइनेंस के बड़े अच्छे माहिर हैं, एंड कोई और एक मार्केटिंग में भी है, तो वो एक बड़ी अच्छी फिर कॉम्प्लीमेंट्री स्किल्स की टीम बन जाती है। उनको हम ज्यादा पॉजिटिवली देखेंगे जब भी देखेंगे। एंड आई थिंक उसके बाद एज यू सेड कि उसको चाहे वो अभी रेवेन्यूज इनिशियल हैं, प्रॉफिट नहीं भी है, वी लाइक टू लुक एट द बिजनेस प्लान, वी लाइक टू लुक एट द प्रोजेक्शंस क्या हैं। जब आप फंडिंग के लिए जाते हैं आपके पास एक 3 से 5 साल का एक बिजनेस प्लान होना चाहिए, एक फंडिंग प्लान होना चाहिए आपके पास, जो कि आप बड़े कन्विक्शन से डिफेंड कर सकें। बिकॉज हमारी टीम हमेशा ये करेगी कि वी विल पिक इट अपार्ट, वी विल से कि अच्छा ये अजम्पशन अगर ना हुई तो फिर क्या होगा, अगर ये वाला पार्ट ना हुआ तो फिर क्या होगा, इसके लिए आपने क्या सोचा। एंड वी वांट टू अंडरस्टैंड कि आपने वो सारी हुई जो अभी हम पहले बात कर रहे थे लीडरशिप की, कि हैव यू बीन एबल टू सी इन फ्रंट ऑफ यू एंड अराउंड द कॉर्नर टू सी कि ये जब मसले मसाइल बीच में आएंगे तो आपका उसके ऊपर प्लान क्या होगा। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि वो सारी चीजें रेजिलियंस है इतनी बिजनेस में कि उसको वहां तक लेके जाए आप इंशाल्लाह। और इसके अंदर जो
दो सेगमेंट, दो तरह के बिजनेसेस, एक जनरेशनल आफ्टर जनरेशन, मतलब हम इसमें वही बात करेंगे कि ट्रेडिशनल और एक फ्यूचर वाले जो टेक रिलेटेड हैं। तो जनरेशनल बेस्ड बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट करना कितना फ्रूटफुल हो सकता है, और एक वो बिजनेस जो जल्दी स्केल करेगा, जल्दी फ्लिपिंग के अंदर जाएगा और वो जल्दी एग्जिट आ जाएगा, तो ये दो बिजनेसेस, इसमें ग्रोथ तय है कि होगी। जो जनरेशनल बिजनेस है या एक अभी मतलब टेक को इनकॉर्पोरेट कर रहा है अपने अंदर, लेकिन उसमें ग्रोथ है स्लोली स्लोली, एक लॉन्ग टर्म पीरियड 50 साल का, नॉट जस्ट फॉर 5-10 years, बट द ग्रोथ एंड द सस्टेनेबिलिटी ऑफ 50 and 100 years एंड मोर देन दैट। तो उस सेगमेंट को भी मद्देनजर रखा जाता है इन्वेस्टमेंट्स के लिए। देखिए वो डिफरेंट टाइप की होती है। वेंचर कैपिटल उन चीजों में इन्वेस्ट नहीं करते, ठीक है। सो देखिए बिकॉज वो एज यू सेड वो ट्रेडिशनल बिजनेस है, जनरेशनल बिजनेस है, दैट मीन्स बाय इम्प्लीकेशन कि उसमें फैमिली बहुत सारी इन्वॉल्व है। Also it means that they are probably not in the business of exiting that growth business at one stage. Venture capital का सारा जो फॉर्मूला है वो ये है कि आपके जो लिमिटेड पार्टनर्स होते हैं आपके वीसी इन्वेस्टमेंट फंड में, वो आपको मनी एक तरह लेंड कर रहे हैं फॉर लेट्स से 7 to 10 year पीरियड, जिसमें आप इन्वेस्टमेंट्स करते हैं मल्टीपल बिजनेसेस में एज अ वीसी फंड, और उन बिजनेसेस को आप ग्रोथ देखते हैं और उनके लिए फिर एग्जिट देखते हैं, ताकि वो या तो किसी और के थ्रू खरीदे जाएं, another bigger business for example, or they are going to an IPO in the stock market and therefore they are realizing the cash flows at the inappropriate time. So ये सारी जो चीजें हैं वो typically generational business जिसको आप कह रहे हैं उसमें ये likelihood कम होती है. So as by nature of a VC fund and a venture capitalist, we would want to go for the other type, जहाँ पे कोई ग्रोथ है, सस्टेनेबिलिटी है, और उसके बाद कोई एक एग्जिट स्ट्रेटजी भी उसके अंदर इन्वॉल्व है. बहुत मजे का सेशन रहा है सर। सिंस मैंने ये सेशन जाहिर है कि सीखने की बेसिस पर ऑर्गेनाइज किया था, मेरे अपने बहुत सारे सवाल इसके अंदर क्लियर हुए हैं। जाते जाते ऐसे क्या मतलब एलिमेंट्स हैं जो यंगर यूथ को या एंटरप्रेन्योर को आप देना चाहेंगे कि वो अगर बिजनेस करना चाहते हैं या वो एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ आना चाहते हैं तो ये अपना लें, आज ये अपना लें, ताकि इस तरफ अगर चलना है तो ये चीजें जरूरी हैं। आई थिंक देखिए ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है, उसके मेरा जो जवाब होगा थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल होगा, क्योंकि आजकल वो जनरेशन जी और मिलेनियल्स और वगैरह वगैरह के अपने आप को सब लेबल करते हैं, एंड बाय डेफिनेशन उनमें बहुत सारी चीजें होती हैं विच आई लर्न थ्रू माय करियर इन व्हाट आई हैव डन. फर्स्ट थिंग आउट देयर इज कॉल्ड डिसिप्लिन. अगर आप हर रोज डिफरेंट टाइम पे उठ के डिफरेंट कि कल पार्टी थी, कल रात देर हो गई, फिर मैंने मेडिटेशन की, फिर फलाना किया, डिसिप्लिन इज वेरी इंपॉर्टेंट. द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड विल नॉट वेट फॉर यू. The rest of the world starts its day at a particular time. हर मुल्क में एक set sort of hours हैं जहाँ पे लोग बिजनेस करते हैं, चाहे वो ट्रेडिशनल बिजनेस है, जनरेशनल बिजनेस है, या वो टेक्नोलॉजी स्टार्टअप का बिजनेस है. So discipline is very important. Being able to not only structure your day but also to have the discipline for yourself कि आपने किस वक्त, for example, all my life what I've done is I've stopped at a particular time in the day and said iske baad ab I have to have some family time. You have to go and do that also. You have to have some time for yourself. Exercise करें, अपने आप को फ्रेशन करें, कोई जैसे मैंने पहले बात की कि कोई पढ़ने लिखने की बात करें, कोई किताब पढ़ें थोड़ी देर के लिए, even if it's for 30 minutes. ये it's all part of a discipline of a day, which and a week and a month and so on, which is very very important. दूसरी चीज ये याद रखें कि you will not succeed the first time. You will fail many times. And सिर्फ वो लोग सक्सेस बनते हैं इन लाइफ जो आखिर अपने सारी उम्र जब भी गिरे, जब भी फेल हुए, वो फिर से उठे और उन्होंने फिर से उस काम को आगे लेके चले with the same commitment, even better commitment than the last time around. ये एक बहुत important चीज है. इसके बाद आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका एक लॉन्ग टर्म विजन हो कि आपने एंड क्या करना है, व्हाट आर दी
what are the end goals in your life, वो किस टाइप के हैं, वो चाहे मॉनेटरी हैं, चाहे वो moral values के बारे में हैं या और चीज़ों के बारे में. That is very important to continue that vision. And then every time you have this issue, you keep up and you keep going at it without losing hope, etc. वो बड़ा ज़रूरी है. सक्सेस के बारे में लोग बात करते हैं बहुत दफ़ा कि जी सक्सेस क्या है. सक्सेस बहुत दफ़ा ये होता है कि जी अच्छा नई गाड़ी ले ली, बड़ा विला ले लिया, या मैंने जेट पे ट्रैवल शुरू कर दिया, मैंने एटसेट्रा एटसेट्रा, इस तरह की मॉनेटरी टर्म्स में मेजर होती हैं. आई कैन टेल यू कि जो सक्सेस फॉर मी टुडे, as I sit here with all the mashallah things that I've done over the years, जो सबसे बड़ी सक्सेस है is getting to this stage in your life and being able to say that you have not compromised on your principles. ये बहुत बहुत ज़रूरी काम है, because अक्सर under pressure, under duress, under extreme issues, people end up compromising their principles. चाहे वो झूठ बोला, चाहे वो कोई गलत काम किया, कोई चोरी की, कोई इलीगल तरीके से बातचीत की, वगैरह वगैरह, वो सारे अपने एक दफ़ा आपने कॉम्प्रोमाइज़ कर दिया एक दफ़ा प्रिंसिपल्स को, तो फिर उसका एंड नहीं है. वो फिर कहते हैं चलो यार ये भी कर लिया, अब मैं ये भी कर लेता हूँ. सो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि नेवर एवर compromise on your principles. And life is hard, it's not easy. So जो लोग ये argue करेंगे कि जी ये इसलिए मुश्किल है, my answer to them is कि we look forward to another 40 years. उस वक्त बैठ के आप अपने आप को किस तरह देखेंगे. That is very very important in my opinion. थैंक यू सो मच सर, आपने अपने बिजी स्केड्यूल से टाइम निकाला इस सेशन के लिए. आई हैव लर्नड अ लॉट एंड आई होप कि जो लोग देख रहे थे और जो लोग इस सेशन को आगे देखेंगे वो भी ज़रूर ये की एलिमेंट्स इससे कुछ ना कुछ लाजमी सीखेंगे. आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर बहुत कि शुक्रिया. Thank you. आपने ये सेशन ज्वाइन किया. अपना ख्याल रखिएगा और शुक्रिया. बहुत सारा ख्याल रखिएगा. इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होगी. अल्लाह Thank you. हाफिज़. Thank you. खुदा हाफिज.